यानी न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। यानी दिल के करीब सबसे कौन होता है? बड़े शौक से गिरती हैं नदियां समंदर में, पर समंदर कभी नदियों में नहीं गिरता। प्यारे बच्चों, कितनी आसान बात आपको याद रखना है। सीधा आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन कई बार आ चुका और कई बार और नीट में आने वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। बेहतर से खूब और खूब से बहुत खूब तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। बच्चों, दरिया के बाद समंदर तलाश करने की इस कोशिश का नाम है LNT20। मैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ आज इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ GOC1 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दिल की धड़कन। GOC1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्लूज, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं GOC1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो अपकमिंग एग्जाम नीट 2025 में आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस चेन को, जिसमें सबसे पहले आपके सामने GOC1 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। आपके सामने एसिटिक एसिड की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है। एसिटिक एसिड इज कंसिडर्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। वी ऑल नो एसिटिक एसिड रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वो कॉम्बिनेशन होता है जो आपके सामने गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इन चारों स्ट्रक्चर्स में से स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। पहला सवाल आता है, स्टेबिलिटी में सबसे पहले क्या देखा जाए? बच्चों, स्टेबिलिटी हमेशा एक फिक्स पैटर्न पे कुछ पॉइंट्स को फॉलो करते हुए कंपेयर की जाती है। यूजुअली क्या होता है, बच्चा जैसी प्रॉपर्टीज को दिखाई देती है उसी से स्टेबिलिटी कंपेयर कर देता है और वो आंसर गलत कर बैठता है। तो आपको एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना होता है स्टेबिलिटी में, और वो पैटर्न क्या है वो आपके सामने आने जा रहा है। इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम यहाँ कंपेयर करने वाले हैं। और आप देखिएगा, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स बाय यूजिंग इन फॉलोइंग ऑर्डर ध्यान रखना है बच्चों, इस ऑर्डर में इन पॉइंट को अप्लाई करना है। अगर आपने इन पॉइंट को आगे पीछे अप्लाई कर दिया, गलत कर बैठेंगे आप ये क्वेश्चन। और इस ऑर्डर को आपको इसी ऑर्डर में लर्न कराने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने यहां बना दी है, एंड दिस इज कॉल्ड नॉक्ड रूल। कौन से रूल से एक्सप्लेन करेंगे हम इसको? नॉक्ड रूल से। नॉक्ड रूल क्या है, चेक कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, किसी भी कंपाउंड की जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, उन सारी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसकी न्यूट्रल स्ट्रक्चर। सर क्यों होती है न्यूट्रल स्ट्रक्चर? यार ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर चार्ज पार्टिकल, दुनिया का हर चार्ज पार्टिकल, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज नेगेटिव चार्ज, हर चार्ज पार्टिकल चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो अपने चार्ज को खत्म कर दे। तो ऑब्वियस है कि जो भी गिवन स्ट्रक्चर है उन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी न्यूट्रल स्ट्रक्चर, जिस पर किसी तरह का कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा। चारों स्ट्रक्चर आपके सामने, आप बताएं किस स्ट्रक्चर में आपको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, कौन सी स्ट्रक्चर आपको न्यूट्रल दिखाई दे रही है? नेचुरल है, द फर्स्ट वन इज द नेचुरल न्यूट्रल स्ट्रक्चर, और न्यूट्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद जो बची है तीनों स्ट्रक्चर, बच्चों वो चार्ज स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने न्यूट्रल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर ली, देन सेकंड नंबर पे आपको क्या देखना है इस ऑर्डर में? कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन रिमेनिंग स्ट्रक्चर। बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर में वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी जिसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। और कंप्लीट ऑक्टेट आपको देखना है, हमेशा ऑक्टेट चेक करते हैं हम किसका? पॉजिटिवली चार्ज एटम का। जो भी पॉजिटिवली चार्ज एटम है उसका ऑक्टेट चेक करिएगा। अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट्स अ कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। और अगर उसके वैलेंस शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में चली जाएगी स्ट्रक्चर। काउंट करें, देखिएगा यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर है मुझे ऑक्सीजन की, अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज एटम की बात करें, वी ऑल नो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? देखिएगा, पहला बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, बाकी 2 बन रहे हैं यहाँ पर कार्बन के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है आपके सामने यहाँ पर, और एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसका जा चुका है। तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट काउंट करें तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लॉन पेयर हो गया, भरा हुआ है इसका पेट, यानी ऑक्टेट क्या है इसका? कंप्लीट है। सेकंड स्ट्रक्चर का ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट है। आइए जरा चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे। बच्चों सबसे पहले नजर गई हमारी कार्बन पे, पॉजिटिव कार्बन पे, और इसका ऑक्टेट ही साफ दिखाई दे रहा है। वैलेंस शेल में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन ही दिखाई दे रहे हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6। आप समझ गए होंगे
थर्ड स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यानी स्ट्रक्चर का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फोर्थ स्ट्रक्चर में चले ना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक जा चुका है तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, बाकी 2 लॉन पेयर है और एक बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों इस तरह से इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या होगा आपके सामने, इनकम्प्लीट होगा। और जैसे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ऑक्टेट में जा चुके हैं, यानी आपके तीनों स्ट्रक्चर में जो निकल कर आया कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर हुआ आपका सेकंड स्ट्रक्चर। और सेकंड स्ट्रक्चर में क्योंकि ऑक्टेट आपका कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से सेकंड स्ट्रक्चर अब कंपैरेटिवली आपकी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो चुकी है थर्ड एंड फोर्थ के कंपेयर में। अब आगे चला जाए, थर्ड एंड फोर्थ में स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सर थर्ड नंबर पे क्या देखा जाए स्टेबिलिटी में, जब आपका ऑक्टेट सेम हो जाए। क्या इन दोनों का ऑक्टेट सेम है? क्या इन दोनों का ऑक्टेट सेम है? यस, ये दोनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर है, और जब दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो थर्ड नंबर पे जो पॉइंट आपको देखना है, देन चार्ज नेचर। चार्ज नेचर क्या चीज है? बहुत आसान बात है, आप जानते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बच्चों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं? दोज हैव हाई टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। अब भाई जिसकी जैसी नेचर होती है, अगर उसको वैसी चीज मिल जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसको नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वैसे भी हमने क्लास में बात की, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, डायलॉग हम बोलते थे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। ध्यान है आपको, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो थर्ड नंबर पे आप क्या देखेंगे? नेचर ऑफ चार्ज। नेगेटिव ऑन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल एंड वाइस वर्सा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है बट पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। थर्ड पॉइंट को अप्लाई करें बच्चे, ये दोनों स्ट्रक्चर में आप खुद देखें, हियर इट इज कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, हियर इट इज ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज। बच्चों आप देखें यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव है, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। आप बताएं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपको नेगेटिव चार्ज अच्छा लग रहा है या पॉजिटिव चार्ज अच्छा लग रहा है? अभी बात हुई है हमारी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो आप बताएं, ओ पे नेगेटिव अच्छा है या ओ पे पॉजिटिव अच्छा है? वी ऑल नो ओ पे नेगेटिव अच्छा है। स्ट्रक्चर थर्ड इज मोर स्टेबल इन स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर फोर्थ, और इसीलिए स्टेबिलिटी का जहां तक सवाल है तो स्ट्रक्चर थर्ड इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर फोर्थ स्ट्रक्चर। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑर्डर आपके सामने कंपेयर हो चुका है, फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। और ऑर्डर की जहां तक बात है आपके सामने नॉक्ड रूल आ चुका है। सबसे पहले आपको देखना है न्यूट्रल स्ट्रक्चर, उसके बाद देखना है कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, उसके बाद देखना है नेचर ऑफ चार्ज, और लास्ट में देखना है आपको डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। सर ये पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं, ये तो अप्लाई हुआ ही नहीं। बच्चों इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं हुआ। आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन NOC तक ही कंप्लीट हो जाएंगे, डी की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसकी जरूरत है, इसलिए हमने कंप्लीट रूल यहां पर पढ़ लिया है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। और आप अच्छी तरह जानते हैं अगर आपका जो थर्ड पॉइंट है वहां तक भी आपके स्ट्रक्चर कंपेयर ना हो तो फिर आप लास्ट पॉइंट उसमें लगाएंगे, और बाकी स्ट्रक्चर को जिनमें ये सारी प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी तो फिर कंपेयर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। और आप अच्छी तरह जानते हैं दो अपोजिट चार्ज नियर होंगे, पास होंगे तो स्टेबल होंगे, तो अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए और सेम चार्ज दूर होने चाहिए, डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट आगे अप्लाई करना है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका इनिशियली थर्ड पॉइंट से कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपैरिजन है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद इसी सीरीज में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 4 कंपाउंड दिए हुए और बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपसे फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहे हैं। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइड कैसे की जाए? बहुत आसान बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड की एलिमेंट। क्या कहलाता है वो? की एलिमेंट, जिसको आपको याद है क्लास में हमने लिखा था के ई देखना है आपको हमेशा, की एलिमेंट देखना है। और की एलिमेंट वो होता है जो रिंग से डायरेक्ट लगा होता है, और रिंग से डायरेक्ट लगा हुआ जो एटम होता है बच्चों उसके नेचर से डिसाइड होता है कि वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी वो फ्लावर है या, बोले बोले याद है आपको क्लास में, वो फ्लावर है या फायर है। बच्चों आप देखें ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, और लॉन पेयर वाले एटम, नेगेटिव चार्ज वाले एटम
हमेशा रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और प्लस m ग्रुप कहलाते हैं, आपको ध्यान है। तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले जो ग्रुप होते हैं वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगले ऑप्शन पे चला जाए, आप देखें सेकंड ऑप्शन में दो ग्रुप लगे हुए हैं, की एलिमेंट इसका इधर कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है। नेचुरली ऑक्सीजन तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बट बच्चों यहां पर एक साइड तो फ्लावर है पर दूसरी साइड फायर है, विच विनो CO ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेचुरल इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अगले ऑप्शन पे आप चलें तो बच्चों यहां तो केवल CO ग्रुप लगा हुआ है रिंग से, की एलिमेंट लगा हुआ है, और ये रिंग से केवल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, रिंग से नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे आप चलें बच्चों, ये भी CO ग्रुप है, दो फायर है, और जब दो फायर है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और निकलेंगे तो -m ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर डिक्रीज कर देंगे। चारों स्ट्रक्चर को कंपेयर करने पे हम पाते हैं कि यहां पर केवल फर्स्ट स्ट्रक्चर वो है जिसमें रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस m ग्रुप लगे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हमेशा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जो पिछला ऑर्डर था कंप्लीटली लिखा जा चुका है आपके सामने। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इज डिसाइडेड बाय, अभी बात हुई हमारी, इज डिसाइडेड बाय की एलिमेंट, और मैंने आपको बताया था पहले वाले के अंदर की एलिमेंट देने वाला है, बाकी सारे की एलिमेंट आप देख रहे हैं विड्रॉइंग है। तो यहां पर हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी ऑफ ग्रुप। और इन सारे ग्रुप में अगर आप देखें तो केवल फर्स्ट वाला कंपाउंड ऐसा है जिसमें केवल और केवल डोनर ग्रुप लगा हुआ है, और उसी के अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जनरलाइज कर लेते हैं यहां पर हम इस पूरे रिजल्ट को, तो बच्चों देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी ऑफ ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनर टेंडेंसी आप अच्छी तरह जानते हैं, या तो +m ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, या +H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन डोनेट करते हैं, या +I यानी इंडक्टिव वाले इलेक्ट्रॉन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि इनका रिवर्स जो आपके सामने है -m, -H एंड -I, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी ला देते हैं, और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां हमें मिली है पहले वाले कंपाउंड के अंदर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आइए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको मैंने बताया है, आपको अच्छी तरह पता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स होता है लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले, इलेक्ट्रॉन सीकिंग जो एलिमेंट होते हैं, जो स्पीशीज होती हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। और इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए आप देखें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए सबसे पहले वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी है तो और अच्छी बात है। कहने का मतलब दिल भी हो खाली और घर भी हो खाली। आप देखें जरा नाइट्रोजन, वी नो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वी नो दिस इज नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। बच्चों आगे चलें, सेकंड है CH3OH2+। एक नजर में देखने पे तो ऐसा लगा कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, इलेक्ट्रॉन लेने का दिल कर रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया केवल दिल खाली होने से काम नहीं चलेगा। क्या खाली होना चाहिए? घर भी खाली होना चाहिए, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होना चाहिए टू गेन द इलेक्ट्रॉन। आप देखिएगा जरा यहां पर इस ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं बच्चों, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वो हो गए, एक लॉन पेयर है इसके पास और एक बॉन्ड इधर बन रहा है। वी नो दिस ऑक्सीजन है कंप्लीट ऑक्टेट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास जब इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है तो बच्चों इसका दिल तो खाली है पर इसका घर खाली नहीं है। और जब दिल खाली हो लेकिन घर खाली नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। सेकंड वाला स्ट्रक्चर भले ही पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन है बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। आगे चलते हैं थर्ड, PCl5। बच्चों ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं लेकिन ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं और इसके जो 5 क्लोरीन है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं फास्फोरस से और फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं। उसका दिल भी खाली हो जाता है और उसके पास घर तो खाली है ही सही, क्योंकि फास्फोरस इज ए थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो PCl5 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
थर्ड के बाद आप देखें फोर्थ CH3 प्लस, साफ दिखाई दे रहा है मिथाइल कार्बोकेटायन है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कुल मिला के अब बात को खत्म करें इसमें कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कौन नहीं करेगा, तो सेकंड जो कंपाउंड इसमें वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्पेस नहीं है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? सेकंड। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आ जाएं बच्चों। एक असर्शन रीजन है, जैसा कि आपको पता है आजकल नीट में बहुत पैटर्न चल रहा है असर्शन रीजन का, जिसके सब्जेक्टिव, जिसके कंसेप्टिव जो चीज़ें इंप्रूव्ड होती है, कंसेप्टिव स्ट्रांग होते हैं, वहां पर बच्चे असर्शन रीजन प्रॉपरली कर पाते हैं। इस तरह का ही एक असर्शन रीजन आपके सामने आप देखिएगा। पहले असर्शन देखा जाए, CS ट्रिपल बॉन्ड C- इज मोर स्टेबल देन CS2 डबल बॉन्ड CH-। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि CS ट्रिपल बॉन्ड C- ज्यादा स्टेबल है CS2 डबल बॉन्ड CH- के कंपेयर में। रीजन सोचे क्या रीजन है? रीजन इन्होंने लिखा हुआ है CS ट्रिपल बॉन्ड C- इज मोर एस कैरेक्टर देन CS2 डबल बॉन्ड CH-। एस कैरेक्टर से कैसे लिंक किया होगा जरा देखें आगे इसके एक्सप्लेनेशन में। बच्चों पहले इसका एक्सप्लेनेशन चेक कर दें, फिर ऑप्शंस पे आएंगे। देखिए आप, ये बोल रहा है CS ट्रिपल बॉन्ड C- का स्थायित्व CS2 डबल बॉन्ड CH- से अधिक होता है क्योंकि इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। बच्चों एस कैरेक्टर से क्या लिंक है आप खुद देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ऑर्बिटल। अच्छा आप सब जानते हैं, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है एंड यू ऑल नो कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिल करते हैं, कहां से शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन भरना, इलेक्ट्रॉन फिल करना? एस ऑर्बिटल से। यानी न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल। यानी दिल के करीब सबसे कौन होता है? दिल के सबसे करीब कौन होता है? एस ऑर्बिटल। और आप अच्छी तरह जानते हैं जो दिल के सबसे करीब होते हैं उनके लिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो आप ही बताएं इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? जो न्यूक्लियस के यानी दिल के सबसे करीब होगा। और सबसे करीब कौन होता है? एस ऑर्बिटल। फिर पी आता है, फिर डी आता है, आपको अच्छी तरह पता है। तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। फिर किसकी होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp की 50% एस कैरेक्टर है। फिर किसकी होगी? sp2 की उसके अंदर 33.33% है। और सबसे कम एस कैरेक्टर किसके अंदर है? sp3 की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बच्चों आपके सामने परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा किसकी है? sp की है। और आपके सामने जो कार्बन था पिछली बार आपने देखा था अभी हाल, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp है। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो डाउट ज्यादा है। किसके कंपेयर में? sp2 के कंपेयर में। एंड वी नो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, अभी कुछ देर पहले बात हुई है पिछले क्वेश्चन में कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो आप ही बताएं मुझे यहां पर कि आपको नेगेटिव चार्ज किस पे अच्छा लग रहा है? sp हाइब्रिडाइज एटम पे अच्छा लग रहा है या sp2 पे अच्छा लग रहा है? sp हाइब्रिडाइज पे अच्छा लग रहा है। और जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होगा नो डाउट उस एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बात यहां तक? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? दिस इज द फर्स्ट आंसर। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड एनायन इज मोर स्टेबल? जो पेयर आपके सामने गिवन है बच्चों, उनमें सेकंड एनायन की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या है? कंपैरेटिवली किसकी फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा होना चाहिए? ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को चेक करें, ऑप्शंस को चेक करें। सबसे पहले एक एक ऑप्शन चेक करते चलते हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने NO2CH2-, NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है किसके कंपेयर में? F के कंपेयर में। जिसका माइनस आई ज्यादा बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ज्यादा और एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ा देगा ज्यादा। तो पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले ऑप्शन में तो आप देखें NO2 वाला जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बात बनेगी नहीं। आगे चला जाए CF3- एंड CCl3-। बच्चों आपको पता है हर चार्ज पार्टिकल अपने चार्ज को डिस्पर्स करना चाहता है, फैलाना चाहता है, बांटना चाहता है, क्योंकि चार्ज कोई भी कम करना चाहेगा। क्योंकि आप ये माने जो चार्ज है ना वो चार्ज नहीं है, चार्ज वास्तव में दुख होता है किसी भी एटम का। और हर कोई चाहता है उसका दुख क्या हो जाए? बट जाए। क्योंकि जब दुख बटेगा तो दुख घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप देखें यहां पर कार्बन ने अपना नेगेटिव चार्ज शेयर करने के लिए फ्लोरीन से बोला, लेकिन फ्लोरीन ने कहा भाई मैं तो खुद सेकंड पीरियड का एलिमेंट हूं और सेकंड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से मेरे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिससे मैं आपका नेगेटिव शेयर कर पाऊं, जिससे मैं आपका दुख बांट पाऊं। इसी तरह से अगर आगे बढ़ा जाए तो बच्चों CCl3- में कार्बन अपना नेगेटिव शेयर करना चाह रहा है, नेगेटिव बांटना चाह रहा है। और आप देखें यहां पर क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है एंड वी ऑल नो थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या होते हैं?
वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। बच्चों कार्बन ने अपना नेगेटिव क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ शेयर कर दिया और एक नया बॉन्ड आपके सामने यहां बनने जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड, और पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड की वजह से CCl3- इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू CF3- आयन। तो स्टेबिलिटी कंपेयर हो चुकी है आपके सामने कि CCl3- की स्टेबिलिटी पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से CF3- के कंपेयर में ज्यादा होती है। रीजन हमने मेंशन कर दिया क्योंकि उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो कि पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड में उसको हेल्प कर देता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड फॉर्म कर देता है। बचे हुए ऑप्शन को चेक कर लिया जाए। CF3 एक बार एनायन से लगा हुआ और एक CCl3 लगा हुआ एनायन से। आप जानते हैं -I इफेक्ट CF3 का ज्यादा होता है, तो फर्स्ट यानी CF3 वाला एनायन इज मोर स्टेबल देन CCl3 एनायन। तो थर्ड वाले में भी वो बात नहीं बनेगी। फोर्थ ऑप्शन में आप देखें बच्चों CO, वी नो CO इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बोलो हाँ या ना? अरे CO फ्लावर है कि फायर है? फायर है। फायर है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। जबकि यहां पर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर कार्बन का तो ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है? कंप्लीट है। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो इस रेजोनेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से पहला एनायन मोर स्टेबल है सेकंड एनायन से। क्वेश्चन हमारा था कि किस पेयर में सेकंड एनायन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एनायन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? आंसर इज सेकंड ईयर, जिसमें CF3- के कंपेयर में CCl3- मोर स्टेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप किसी भी तरह के एसिड बेस रिएक्शन की फिजिबिलिटी है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन इस पॉइंट्स के इन पॉइंट के थ्रू कर सकते हैं, इस टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं जो मैं बताऊंगा। बच्चों 4 स्ट्रक्चर गिवन है, सब में आपको देख रहे हैं रिएक्शन करवा रखी और प्रोडक्ट बना रखे हैं। पूछा है कौन सी होगी प्रैक्टिकली इसमें से और कौन सी नहीं होगी। ये क्वेश्चन करें कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया संभव नहीं है, पूछा है, चेक करें। उसके पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताएं, यहां पर आपने झरना देखा है? कहां से कहां गिरता है? ऊपर से नीचे। अच्छा, बहुत बड़ी बात पता है आपको, झरना ऊपर से कहां गिरता है? नीचे गिरता है। ओके, अच्छा आप इंडिया का मैप देखते हैं, रिवर ऊपर से कहां आती है? नीचे की तरफ। यानी नदियां ऊपर से बहती है, हिमालय से निकलती है और कहां गिरती है? समंदर में गिरती है, नीचे गिरती है। यानी झरना ऊपर से नीचे, नदियां भी ऊपर से नीचे। हमेशा याद रखें स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा किसमें बदलता है? वीक एसिड में। ऊपर से कहां? नीचे। एक छोटी सी बात आपको ध्यान है, मैंने क्लास में आपको बताया भी था, लर्न करने का तरीका भी बताया था, फिर हमने बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन फिजिबिलिटी के इससे किए थे, शायद आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जंग में कभी शहसवार घुटनों के बल नहीं गिरता और टूट कर तारा कभी जमी पर नहीं गिरता। सैनिक कभी घुटनों के बल नहीं गिरता और तारा कभी टूट कर नहीं गिरता, और बड़े शौक से गिरती हैं नदियां समंदर में। बड़े शौक से गिरती हैं नदियां समंदर में। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा किससे बदलता है? वीक एसिड में। ऊपर से हमेशा कहां आएंगे? नीचे आएंगे। बड़े शौक से गिरती हैं नदियां समंदर में, पर समंदर कभी नदियों में नहीं गिरता। प्यारे बच्चों कितनी आसान बात आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका जो है ना वो हमेशा वीक एसिड में कन्वर्ट होगा, पर वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा किस में कन्वर्ट होगा बताएं जरा? वीक एसिड में कन्वर्ट होगा, पर वीक कभी भी किस में कन्वर्ट नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग में। बहुत आसानी से बात समझ में आ चुकी है। यहां पर आपको उन रिएक्शन में चेक करना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन रहा होगा तो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर स्ट्रॉन्ग से वीक नहीं बन रहा होगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। पहले वाले में एसिडिलीन है, उधर कौन है? अमोनिया है। एसिडिलीन आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनिया उसके कंपेयर में क्या है? वीक एसिड है। क्या स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट होता है? यस, हो रहा है। पहली रिएक्शन फिजिबल है। सेकंड देखें जरा, फिनॉल है और उधर कौन है? H2CO3। अभी मैंने ऑर्डर बताया आपको, फिनॉल जो है वो H2SO3 के कंपेयर में वीक एसिड है, जबकि H2CO3 फिनॉल के कंपेयर में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या वीक कभी स्ट्रॉन्ग में बदलता है? क्या समंदर कभी नदियों में गिरता है? हमेशा क्या होता है? बड़े शौक से गिरती है नदियां समंदर में, पर समंदर कभी नदियों में नहीं गिरता। वीक कभी स्ट्रॉन्ग में नहीं बदलेगा, स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक में बदलेगा। यानी साफ पता लग रहा है कि जो सेकंड रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होने जा रही है। पहले आगे चेक कर ले, एसिडिक एसिड और उधर आपके सामने वाटर है। बच्चों वी नो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू वाटर। क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगी? ऑब्वियसली रिएक्शन फिजिबल होगी। आगे चला जाए, एल्कोहल इधर है और उस साइड एसिडिलीन है। ऑर्डर में आपके सामने गिवन था, एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू एसिटिलीन। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में बदल रहा है? यस। और स्ट्रॉन्ग हमेशा किससे बदला करते हैं? वीक में बदला करते हैं, तो वो रिएक्शन हमेशा पॉसिबल हुआ करती है। आई होप आप समझ ही होंगे कि यहां पर सेकंड रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। आप खुद चेक कर सकते हैं, यहां पर पहला स्ट्रॉन्ग से वीक है ऑर्डर, दूसरा वीक से स्ट्रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरे और चौथे में भी स्ट्रॉन्ग से वीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें से सेकंड रिएक्शन जो है वो फिजिबल रिएक्शन नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा कि जो पॉसिबल नहीं है वो स्ट्रक्चर होगी सेकंड स्ट्रक्चर।
आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों आप देखें, एक एनिलीनियम आयन है और यहां पर उसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है और इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करवाया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। इन दोनों स्ट्रक्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बात की जाए इसमें आगे बढ़े। सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयन आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आगे बढ़ा जाए, सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर पॉसिबल नहीं है। ऐसे कुछ चीज यहां पर स्टेबिलिटी की एरोमेटिसिटी से कनेक्ट होती नहीं दिख रही है। थर्ड पे चले, सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज द नाइट्रोजन हैज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन बच्चों ये तो थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और आप अच्छी तरह जानते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कभी भी इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए खाली जगह नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया था, भले ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, आप देखें जरा यहां पर सेकंड पीरियड एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन डू नॉट हैव कैपेसिटी टू फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और आउटर शेल। फॉलोइंग स्ट्रक्चर है 10 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। आप खुद देखें नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 10। काउंट करें कहां 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट्रोजन चिल्लाया भैया बस 10 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हमारे वैलेंस शेल में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं बल्कि इनवैलिड स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने जा रहा है यहां पर third, second is not an acceptable canonical structure because the nitrogen has 10 valence electron in its valence shell. So the correct answer of this question is third here. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है। कुछ कंपाउंड दिए हुए और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की हुई है। ध्यान रखें, जीओसी 1 में से ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं बच्चों वो होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी से। लास्ट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन से क्वेश्चन आया था और एक एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। ये भी ऑब्वियस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। देखिएगा स्टेबिलिटी, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं और अम्लीय सामर्थ्य एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप देखें यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का बच्चों COH। ये जब तक नहीं था ना तब तक ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जैसे इसमें CH3 आया ये टॉलुइन का एसिड बन गया। नाउ दिस इज कॉल्ड टॉलिक एसिड। कौन सा टॉलिक एसिड है ये? ऑर्थोटॉलिक एसिड। कौन सा टॉलिक एसिड है? ऑर्थोटॉलिक एसिड। सारी बातें ठीक है बच्चों, जब तक ये नहीं था ना COOH -M ग्रुप होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, रिंग से और COH के बीच में रेजोनेंस चल रहा था। पर जैसे ही CH3 ग्रुप आया, CH3 ग्रुप ने आकर COH को क्या करना शुरू किया? रिपेल करना शुरू किया और इन दोनों के रिपल्शन से परेशान होकर बेंजीन रिंग ने अपना प्लेन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और जैसे ही प्लेन चेंज हुआ बेंजीन रिंग और COH के बीच में रेजोनेंस खत्म हो गया और इस तरह से किसी नए ग्रुप के आने की वजह से दो ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे, दो बल्कि ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे होने की वजह से बेंजीन रिंग और ग्रुप के बीच में रेजोनेंस का खत्म हो जाना कहलाता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस से स्टेरिक जो रुकावट आती है, जो हिंड्रेंस आता है, वो रेजोनेंस को किल कर देता है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये सर इफेक्ट या स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस कहलाता है, जो कि ऑर्थो इफेक्ट भी कहलाता है। और इसकी वजह से ये हुआ कि ऊपर की तरफ CH की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की C पे कमी आई, तो O पे कमी आई, तो O पे कमी आई, O ने H से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए और H उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने से उस खींचतान से परेशान होकर, दुखी होकर जल्दी निकल जाता है और इस वजह से इस कंपाउंड का H+ सबसे जल्दी निकलता है और इसीलिए इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी के कंपेयर में सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखें, ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट की वजह से कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका बेंजोइक एसिड, -M ग्रुप होता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो C पे कमी नहीं है, O पे कमी नहीं है, फर्स्ट वाले के कंपेयर में थोड़ा कम एसिडिक हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बच्चों, फिनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में क्या होते हैं? लेस एसिडिक होते हैं। अभी मैंने आपको कंप्लीट ऑर्डर बताया था पिछले क्वेश्चन में, जिसमें सबसे ज्यादा RSO3 था, सल्फोनिक एसिड, फिर पिक्रिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हमने एल्कीन एल्केन तक कंपेयर कर लिया था। तो आपको याद है कार्बोक्सिलिक के बाद कौन आया था? वहां कार्बोक्सिलिक के बाद यहां पर फिनॉल जो है उसके बाद में आते हैं। फिनॉल आपका उसके बाद आया, अगला भी फिनॉल है पर इसके अंदर क्या लगा हुआ है? OCH3। तो उससे क्या हुआ बच्चों? OCH3 इज अ +M ग्रुप और +M ग्रुप जब रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। जब रिंग में कमी नहीं होती तो O पे कमी नहीं होती, O पे कमी नहीं होती तो H से इतना ज्यादा लेता नहीं है, H इतना दुखी नहीं होगा और इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तो लास्ट कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो करेक्ट ऑर्डर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का आपके सामने और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा सेकंड। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, देखिएगा आप सेकंड ऑप्शन में आपके सामने लिखा हुआ है। यहां पर सबसे पहले थर्ड कंपाउंड आएगा
टॉलिक एसिड, ऑर्थोटॉलिक एसिड, उसके बाद आपका फोर्थ कंपाउंड आएगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद आपका फर्स्ट कंपाउंड आएगा नॉर्मल फिनॉल, और उसके बाद में आपका सेकंड कंपाउंड आएगा। याद रहेगी बात यहां तक? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आंसर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके सामने। 3 स्ट्रक्चर दे रखी है यहां पर नेफ्थलीन की, और बॉन्ड लेंथ कंपेयर करा रहा है वो। क्वेश्चन पढ़े पहले क्या है, दीज आर 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, एग्जामाइन देम एंड फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बड़ा आसान तरीका, बहुत ऑर्डिनरी तरीका है। इन तीनों स्ट्रक्चर में नेफ्थलीन की यहां पर हम करेक्ट स्टेटमेंट सर्च कर रहे हैं। आप देखें जरा, इन तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर कीजिएगा पहले एक बार। आप बताएं मुझे, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 1, कार्बन 2, तीनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करके बताएं कि तीनों में से कितने स्ट्रक्चर में पहले और दूसरे कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आ रहा है। पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड आप देखें जरा, तीनों स्ट्रक्चर में पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड कितने स्ट्रक्चर में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो फर्स्ट में आ रहा है और एक थर्ड में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C1 C2 तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करने में कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम। यानी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर C1 C2 में कितना हुआ? 2/3 टाइम हुआ। डबल बॉन्ड का जो फीचर है वो C1 C2 में कितनी बार हुआ? 2 बार, और 3 में से 2 बार है तो 2/3 टाइम डबल बॉन्ड हुआ। अब यही बात कंपेयर कर ले हम कहां पर? C2 C3 के लिए। ये देखें आप, C2 C3 तीनों स्ट्रक्चर कंपेयर करें C2 C3 की, तीनों स्ट्रक्चर कंपेयर करें। आप देखें इसमें C2 C3 सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल और उसमें सिंगल, यानी C2 C3 में डबल बॉन्ड केवल 1 टाइम आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में आ रहा है। तो उससे क्या होगा? उससे ही तो होगा। आप देखें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C2 C3 इन ऑल 3 स्ट्रक्चर इज 1/3। C2 C3 में केवल 1 टाइम आ रहा है, 3 में से केवल एक ही बार डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। आप ही बता दें मुझे कि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कौन से बॉन्ड में ज्यादा आ रहा है? C1 C2 में ज्यादा आ रहा है या C2 C3 में ज्यादा आ रहा है? C1 C2 में। और बच्चों जिसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड की लेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं यहां पर डबल बॉन्ड की लेंथ का जहां तक सवाल है, ऑप्शंस आप चेक करें, ऑल CC बॉन्ड आर ऑफ सेम लेंथ। ना, ये नहीं हो सकता। C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C2 C3 बॉन्ड। यस, क्योंकि C1 C2 के अंदर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर C2 C3 के कंपेयर में क्या आया है? ज्यादा बार आया है, ज्यादा स्ट्रक्चर में है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर 2। C1 C2 is shorter than C2 C3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसके बाद बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ -i। -i का करेक्ट ऑर्डर किसमें? ये तो जनरल ऑर्डर है, आपको कुछ ट्रिक्स के साथ मैंने लिखवाया हुआ है, क्लास में भी आपको पता है, नीट में आ भी चुका है ऐसे क्वेश्चन, आपको पता भी है पहले। इसमें करेक्ट ऑर्डर सर्च करना है जो कि प्रॉपरली लर्न करने पे बेस्ड होता है। वैसे तो बच्चों COH NO2 गलत हो गया स्टेटमेंट शुरू में, क्योंकि NO2 स्टार्ट में आता है, NO2 पहले आता है। सेकंड ऑप्शन पे चलें, ClBrFi, ना गलत हो चुकी है जी बात। F की -i नेचर ज्यादा होती है ClBrNi के कंपेयर में। थर्ड पे चलें, थर्ड में आप देख रहे हैं इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है। और अभी आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp की ज्यादा होती है sp2 के कंपेयर में। तो ये ऑर्डर भी यहां गलत हो चुका है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही लग रहा है, NO2 CN देन COH। सर इनको कैसे लर्न करें? वैसे मैंने क्लास में कई सारी ट्रिक्स आपको लिखा रखी है, यहां पर आप देख लें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो पहले सेंटेंस पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। नाइट सीन ऐसा, मैंने बोला लॉजिक नहीं देखना है, जस्ट मेमोरी लाइन है। नाइट सीन ऐसा, फुल कलर ब्राइटनेस इन ऑरेंज, और एल्का नहीं फिर एल्कीन। नाइट सीन ऐसा कैसा? नाइट बोले तो NO2, सीन बोले तो साइनाइड, ऐसा बोले तो एसिड, फिर आगे फुल। समझ गए होंगे आप बात यहां पर। आगे अगर बढ़ा जाए तो क्या होगा इसके अंदर, देखें जरा आगे अगर बढ़ा जाए बच्चों इसके अंदर, तो फिर आगे हम देख सकते हैं यहां पर फुल कलर, Cl बोले तो कलर, Br बोले तो ब्राइटनेस, इन बोले तो I, ऑरेंज बोले तो OR, और बोले तो OH, एल्का बोले तो एल्काइन वाला ग्रुप, नहीं बोले तो NH2, फिर बोले तो फिनाइल, और फिर इसके बाद एल्कीन। देखिए आधा तो आपको यही लर्न हो गया। नाइट सीन ऐसा, फुल कलर ब्राइटनेस इन ऑरेंज, और एल्का नहीं फिर एल्कीन। ये -i का आपका ऑर्डर आ चुका है। और इसी तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास आंसर नंबर 4 आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएट मैचिंग द लिस्ट बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ। कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, कुछ कंपाउंड का ऑर्डर दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि यहां पर कौन सा कॉलम मैच इसके लिए प्रॉपर है, कौन सा कॉलम मैच परफेक्ट है। आगे चलते हैं इसके सबसे पहले ऑप्शंस पे। सबसे पहले पहला ही देखें आप, P देखें। P में आपको कुछ कंपाउंड दिखे हुए मिल रहे हैं और लिखा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या ये पहला वाला स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का करेक्ट ऑर्डर हो सकता है? ये इसी का हिंदी वर्जन है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे देखते हैं आप जानते हैं? सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है? रेजोनेंस पे।
अगर रेजोनेंस नहीं तो फिर क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन खुद किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि यहां पर हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, और आप देखें इस कंपाउंड का जहां तक सवाल है, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। इन अल्फा कार्बन पे जो जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं पहले स्ट्रक्चर में। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इधर दिया हुआ है पूरी तरह से हमने, आप देखें यहाँ पर अगले स्ट्रक्चर में इसकी 10 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन बच्चों, 3 + 2 + 2, इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 and 2 अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर है, और यही इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो इसका जो आंसर है पहला वो तो मैच हो चुका है, जो पी आपका कॉलम है वो फर्स्ट से मैच हो रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसके बाद नंबर 2 पे चले हम, यहाँ पर नंबर 2 पे है ये जो कंपाउंड है, इनका ऑर्डर जो है वो दहन की उष्मा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबंशन। बच्चों हीट ऑफ कंबंशन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं यहां पर कि हीट ऑफ कंबंशन जो है वो डिसाइड होता है, हीट ऑफ कंबंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले आप क्या देखें कंपाउंड में, किसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसमें हीट ऑफ कंबंशन भी ज्यादा है। जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा जलाते हैं हीट ज्यादा निकलती ना भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, तो दिस इज गोस टू स्टेबिलिटी। किस पे जाएगा वो, स्टेबिलिटी पे। इफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए स्टेबिलिटी चेक करने के पहले, सेम होना चाहिए। क्या आपके इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाँ, इन सब में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, तो नंबर ऑफ कार्बन वाला पॉइंट तो बेकार हो गया। अब बात किससे डिसाइड होगी, स्टेबिलिटी से। जिसकी स्टेबिलिटी कम उसका एचओसी यानी हीट ऑफ कंबंशन क्या होगा, ज्यादा। आप देखें यहां पर किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, कहां है 4, ये रहा ना, 2 + 2, इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कहां है 6, ये रहा देखो आप, 3 इधर, 2 इधर, 5 और एक इधर 6। इसकी कितनी है देखिए जरा, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 10 अल्फा हाइड्रोजन है। जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम उसका एचओसी सबसे ज्यादा। आगे बढ़ा जाए इसके बाद अगले पॉइंट पे। बच्चों आप देखें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आ जाए, ये वाला जो आर पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर, और आर में आप देखें हाइड्रोजनीकरण की उष्मा यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर पूछ रहा है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर पहले डिसाइड होता है किससे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो सेम होते हैं, तो फिर क्या देखा जाता है, स्टेबिलिटी देखी जाती है। स्टेबिलिटी के इनवर्स होता है वो भी, तो यहां पर तो स्टेबिलिटी का इनवर्स ऑर्डर नहीं है, तो थर्ड पॉइंट तो इसका लग नहीं रहा हमें। आगे बढ़ा जाए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ, क्या ये हो सकता है। अगर आप यहां पर सी डबल बॉन्ड सी, इस वाले बॉन्ड की बात कर रही है, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो आप देखें जरा यहां पर सी डबल बॉन्ड सी। बच्चों कितनी आसान बात है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगी, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इस बॉन्ड के अंदर, उतने ही सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर क्या आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। क्योंकि जैसे इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड किससे बदल जाएगा, ये डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये डबल में सिंगल के कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतने ही सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर उतनी बार ज्यादा आएंगे, और जितना डबल में सिंगल का कैरेक्टर आएगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां पर सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेशन है केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन का, तो ये 3 ही बार ये डबल सिंगल में बदलेगा, और इसीलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर से कंपेयर हो सकता है। लास्ट इसके बाद आपके सामने बचा हुआ है यहाँ पर जो एस है, उसके अंदर देखा जाए, आप यहाँ पर देखें तो उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड हो रहा है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर है, आप देखें जरा, ये अल्फा हाइड्रोजन का ऑर्डर कंपेयर हो रहा है। इस कंपाउंड में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो करेक्ट कॉलम मैचिंग आपके सामने आने जा रही है। आप देखें बच्चों यहाँ पर जो पी है उसका मैच हुआ फर्स्ट से 1 से, जो क्यू है उसका मैच हुआ 2 से, जो आर है उसका मैच हुआ 4 से, और जो एस है उसका मैच हुआ 5 से। करेक्ट आंसर अगर हम यहां देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने जा रहा है सेकंड, जिसमें पी का 1 से मैच हुआ, क्यू का 2 से मैच हुआ, आर का 4 से मैच हुआ, और एस का 5 से मैच हुआ। यानी हम बोल सकते हैं द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 हियर। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर, विच इज इनकरेक्ट। 4 आपके सामने स्टेटमेंट है, 4 ऑर्डर है, और इनकरेक्ट पूछा है। निम्न में से गलत कौन है। बच्चों गलत सबसे पहला पूछा है इसने, RnH2 का ज्यादा है ROH के कंपेयर में, क्या पीके। पीके क्या होता है, के का उल्टा। के क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका के भी क्या होगा, ज्यादा, और पीके क्या होगा, कम होगा। कंपेयर किया जाए इन सबको यहाँ पर। इसी तरह आगे के का ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल के अंदर। इसी तरह SO3H कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन है, और कुछ कंपाउंड है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जिनके बेसिक स्ट्रेंथ यानी कैबी का ऑर्डर कंपेयर है। कंपेरिजन पे चलते हैं, सोल्यूशन पे चलते हैं। पहला के पॉइंट देखें आप यहाँ पर RnH2 ROH। बच्चों पीके के पहले आप क्या निकाल लें, के निकाल लें, और के का रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, पीके आ जाएगा। के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, ये देखें एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल ली हमने यहाँ पर ROH और इसका RnH2। क्या दोनों के एनायन बना के देख लिया हमने, हाँ जी बना लिए दोनों के एनायन। ये लीजिए यहाँ पर बच्चों दोनों के एनायन में आप देखें, अभी हम बात कर चुके हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। और जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है, वी ऑल नो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज,
अच्छा लगता है। और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो नो डाउट एनायन किसका ज्यादा स्टेबल है, अल्कोहल का। तो नो डाउट अल्कोहल का एनायन ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, और अल्कोहल का H+ निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा जो H+ देगा उसका Ka यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, और पीके उसका रिवर्स होगा। तो पीके का ऑर्डर ये RnH2 का पीके ज्यादा है ROH के कंपेयर में, दिस इज ट्रू। सेकंड पॉइंट पे है बच्चों, आप देखें ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और ये नाइट्रोफिनॉल है। नीट 24 का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M इफेक्ट है, और -M की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस OH ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। हम सोच रहे हैं यहाँ पर कि NO2 यहाँ तो ऑर्थो पोजीशन पे चला गया, यहाँ -M तो नो डाउट इसका लग रहा है, बल्कि यहाँ तो इसका -I भी ज्यादा लगेगा। इसका -I तो कम है, आप जानते हैं डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब M सेम होता है तो I से कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों का -M तो सेम है। I देखा तो पता कि किसका लगा, इसका I कम है, उसका -I क्या है, ज्यादा। तो कायदे से तो इसकी विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ ज्यादा थी, पर हुआ ये कि उस विड्रॉइंग टेंडेंसी को बैलेंस किसने कर दिया, यहां पर एक नई प्रॉपर्टी इसके अंदर आ चुकी है, और वो है बच्चों OH ग्रुप का NO2 के साथ क्या बन चुका है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ड्यू टू दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस हाइड्रोजन को एसिडिक करने के, जिस हाइड्रोजन को रिमूव करने के सपने हम यहां देख रहे थे, वो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, बल्कि NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जिस हाइड्रोजन को सबसे पहले निकलना था वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बिजी हो चुका है NO2 के साथ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफिनॉल के कंपेयर में थोड़ी कम रह जाती है। तो पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे पहले, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब मेटानाइट्रोफिनॉल तो ऑब्वियस से बाद में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेटा पोजीशन पे तो कोई M इफेक्ट होता ही नहीं। हम पढ़ चुके हैं क्लास में, मेटा पे कोई M इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मेटा तो खुद ही केम छे। अरे मेटा तो खुद ही केम छे, मेटा तो खुद ही M छे, तो मेटा को किसी M इफेक्ट की जरूरत नहीं है। मेटा पे केवल कौन सा इफेक्ट होता है, -I, और आप जानते हैं -I की विड्रॉइंग टेंडेंसी तो -M से हर हाल में कम होगी, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एग्जांपल क्यों ना। तो पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो का, और उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। क्या ये इनके करेक्ट के ऑर्डर को बता रहे हैं? यस। इसके बाद अगले पे चलें, थर्ड पे। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर SO3H का एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑब्वियस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, 2-3 क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट ऑर्डर कंपेयर किया था हमने एसिडिक का। SO3H का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद पिक्रिक एसिड आया था, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आया था। तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला यहाँ पर आपका ऑर्डर है उसके अंदर SO3H। बच्चों इन दोनों में H कौन सा वाला निकलेगा पहले? अरे मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। यूं नहीं दोनों के CH को कंपेयर कर लें। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटिव होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटिव होती है। कैसे रिलेटिव होती है? पहले हाइड्रोजन किसका रिमूव होगा? SO3H का, क्योंकि SO3H इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अरे घर में दादाजी भी होते हैं, पापा जी भी होते हैं, तो इन्विटेशन किन के नाम आते हैं? दादाजी के नाम आते हैं ना। ये देखिए यहां पर दादाजी कौन है? SO3H, मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू CH। तो कौन पहले जाएगा? SO3H का हाइड्रोजन, यहां से H निकलेगा, ये मोर एसिडिक है नॉर्मल कार्बोक्सिलिक के कंपेयर में। तो K का नेचर इस कंपाउंड का ज्यादा है और इसका थोड़ा कम है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें। बड़ा आसान तरीका मैंने क्लास में बता रखा है आपको कि जैसे बेसिक स्ट्रेंथ आ जाए, के भी आ जाए, सबसे पहले आप कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। एग्जांपल पे है, सॉल्यूशन पे देखिए हम यहां लिखा हुआ है बच्चों, जो आपका ये कंपाउंड है बेंजाइलमाइन, ये नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। रेजोनेंस में नहीं है तो इसका मतलब ये लोकलाइज है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए इसके अवेलेबल है। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इसकी। इसमें देखें तो एनिलीन के अंदर ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी भी होते हैं, बट जब रिंग के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे उस टाइम ये लोन पेयर रेजोनेंस से बिजी नहीं रहेगा। हम बोल सकते हैं ये कभी यूज हो सकता है और कभी यूज नहीं हो सकता। इसको हमने बोल दिया पार्शियली डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और अगर इधर देखें पायरोल में आप यहां पर, तो बच्चों पायरोल का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा अगर आप ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर देंगे। तो इसका जो लोन पेयर होता है ये तो कंप्लीटली क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है, हमेशा रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, यानी कभी भी डोनेशन में अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो आप बताएं किसका लोन पेयर डोनेशन के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल है? बेंजाइलमाइन, क्योंकि ऑल द टाइम लोकलाइज है, सबसे ज्यादा बेसिक, फिर पार्शियल यानी कभी मिलेगा डोनेशन के लिए, कभी नहीं मिलेगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा डोनेशन के लिए। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इस कंपाउंड की, फिर इसकी और फिर इसकी। शायद आप समझ गए होंगे जो ऑर्डर है यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये जो इनकरेक्ट ऑर्डर है ये केबी का ऑर्डर नहीं है, इसका रिवर्स ऑर्डर देते तब ये केबी का ऑर्डर होता। बट फिलहाल हमारा आंसर यही है, क्योंकि हमसे उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में? द इनकरेक्ट ऑर्डर, गलत ऑर्डर कौन सा है? तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा बच्चों यहां पर फोर्थ। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए बच्चों, यहां पर द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज। इन स्पीशीज की करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आपके सामने कुछ कैटाइन दिए हुए हैं यहां पर, इन कैटाइन को एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, किसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिर स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिएगा। सबसे पहले कैटाइन को देखें बच्चों। आप देखें ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन मतलब गरीब आदमी। और मैंने आपको बताया था क्लास में कि गरीब का दोस्त अगर अमीर हो
गरीब का दोस्त अमीर बोले तो, गरीब बोले तो कैटायन, और अमीर बोले तो उसका एडजेसेंट एटम क्या हो, लॉन पेयर वाला हो। आप देखेंगे ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, यस बच्चों। आप देखें कार्बन का तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का फील्ड पी ऑर्बिटल है। गरीब ने कहा अमीर से भाई पैसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ भाई देंगे ना, बहुत है बच्चों। जैसे इसने इसके पी ऑर्बिटल ने, भरे हुए पी ऑर्बिटल ने इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग की, एक नया रेजोनेंस आपके सामने आ चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड पी पाई बैक बॉन्डिंग। बच्चों इस कैटायन की दोनों खासियत है, एक तो ये सेकेंडरी कैटायन है, 2 डिग्री कार्बन है, और एक इसके अंदर पी पाई बैक बॉन्डिंग भी आ चुकी है, रेजोनेंस भी आ चुका है, गरीब का दोस्त अमीर भी हो चुका है, कैटायनिक कार्बन के पास वाला एटम लॉन पेयर वाला हो चुका है, और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी अपने बाकी साथियों के कंपेयर में बढ़ चुकी है। सेकंड कैटायन की हम बात करें तो बच्चों यहां पर ये कैटायन 1 डिग्री है पहली बात, लेकिन इसमें भी गरीब का दोस्त अमीर दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है और कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अगेन एक बार यहां पर भी पी पाई बैक बॉन्ड आने जा रहा है विद दिस प्राइमरी कैटायन। अगले तीनों में कोई बैक बॉन्डिंग, कोई रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं होता तो वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। आप देखें इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कंपेयर करें, 2 इधर और 3 इधर, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा। फोर्थ में आप देखें केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर उसकी बात करें तो बच्चों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं CO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैटायन तब स्टेबल होता है जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बट वी नो CO फ्लावर नहीं बल्कि फायर है, और फायर है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब कैटायन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फोर्थ, और फिर आएगा फिफ्थ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ईयर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर हम बच्चों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। निम्न यौगिकों के क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम है। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ पे इनको अरेंज करना है, कंपेयर कर लें बच्चों। यहां पर सबसे पहले बेंजाइल अमाइन की बात करें, लोकलाइज लॉन पेयर है। पिरिडीन के पास भी क्या है आपके पास, लोकलाइज लॉन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एनिलीन का पार्शियली डीलोकलाइज होता है, और अमाइड का तो क्या होता है, ऑल द टाइम डीलोकलाइज होता है, ऑल द टाइम रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है। नो, यस नो। अब आप देखें आपके पास लोकलाइज भी 2 आ चुके हैं। कौन कौन, एक तो बेंजाइल अमाइन आ चुका है और एक पिरिडीन आ चुका है। जब आपके पास मोर देन वन लोकलाइज आ जाते हैं तो सेकंड नंबर पे हम देखते हैं बच्चों कि कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या है। और हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो आप देखें इधर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है बेंजाइल अमाइन में sp3, और पिरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है sp2। सबसे ज्यादा बेसिक होगा बेंजाइल अमाइन, देन पिरिडीन होगा, उसके बाद एनिलीन आएगा, और लास्ट में कौन आएगा, अमाइड आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 हियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कंपेयर करें यहां पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इनमें से किसमें होगा, टॉटोमेरिज्म पूछ सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन पूछ सकता है, यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन पूछ सकता है। एक ही तरह के क्वेश्चन से कोई भी लैंग्वेज बन सकती है। चलाओ ये होता किसमें होगी, टॉटोमेरिज्म के लिए एक छोटी सी कंडीशन है जो मैंने आपको क्लास में लिखवा रखी है प्रॉपर्ली। आप देखिए टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या थी, फॉर टॉटोमेरिज्म कंपाउंड मस्ट हैव पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद एसिडिक, एक्टिव और अल्फा हाइड्रोजन। टॉटोमेरिज्म के लिए आपको क्या देखना है, कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, और उसके कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसे देखेंगे जरा देखें आप यहां पर पहले ऑप्शन में देखें बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा होता, पर ये कार्बन अल्फा नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन हमेशा आप सिंगल बॉन्ड वाले को कंसीडर करेंगे, सैचुरेट वाले को कंसीडर करेंगे, जबकि ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। सो दिस इज नॉट कंसीडर एज ए अल्फा कार्बन। इसका मतलब यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पहले कंपाउंड में कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। अगले में चलें सेकंड कंपाउंड में यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकंड कंपाउंड के अंदर ये एसिडिक हाइड्रोजन आपके सामने प्रेजेंट है बच्चों, और एसिडिक हाइड्रोजन है, सैचुरेटेड कार्बन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या इसके अंदर टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, हाँ इसके अंदर टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। थर्ड कंपाउंड में आप चलें बच्चों, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसके अंदर कोई टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। आगे चलें इसके बाद यहां पर फोर्थ में देखो आप यहां पर ये CO ग्रुप, ये इसके पास वाला कार्बन तो अल्फा दिख रहा है, इसके पास H भी दिख रहा है हमें, और इसका H अगर इधर आएगा, सपोज सोचें आप एक मिनट के लिए, मान लिया हमने कि ये H आएगा यहां पर, ये H इधर आया और ये इधर गया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका। और ये स्ट्रक्चर जो बना आपके सामने बच्चों, आप पढ़ चुके हैं ब्रेडेट्स रूल। यहां पर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और sp2 का जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे रहते हैं sp2। अब आप इन तीनों लॉब को पकड़ के ऐसे बैंड कर देंगे, जस्ट लुक हियर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या ये तीनों ऑर्बिटल ऐसे दिख पा रहे हैं आपको यहां पर ना, ये है ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो
ये कहाँ है ट्रायगोनल प्लेनर, ये तो बेंट हो चुका है, ऑर्बिटल को इस कदर पास में ले आए, इतना हिंड्रेंस आ चुका है कि इस रिंग के अंदर इतना स्ट्रेन आ चुका है कि इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है, ये ज्योमेट्री अनफेवरेबल हो चुकी है। तो आप ही सोचें क्या कोई कंपाउंड अपने स्टेबल फॉर्म को छोड़ के अनस्टेबल फॉर्म में जाएगा ना? तो इस कंपाउंड के अंदर भी कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगी। तो आप देखें पहले में कोई टोटोमेरिज्म नहीं है, क्लियर है बात यहां पर। दूसरे के अंदर टोटोमेरिज्म है, तीसरे के अंदर टोटोमेरिज्म नहीं है, चौथे के अंदर टोटोमेरिज्म नहीं है, पांचवें के अंदर अगर आप कंपेयर करें, क्या कंडीशन थी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसके कॉन्जुगेशन में एसिडिक हाइड्रोजन। क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है? यस। और उसके कॉन्जुगेशन मतलब एक सिंगल छोड़ के कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ। क्या इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म होगी? यस। और टोटोमेरिज्म होगी तो देखिए ये एच इधर चला, उसके बदले में ये बॉन्ड उधर चला। ये आपका इनॉल है और किस में कन्वर्ट हो सकता है? कीटो में कन्वर्ट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बच्चों आपके सामने, दो कंपाउंड के अंदर केवल टोटोमेरिज्म है, सेकंड और फिफ्थ के अंदर। सेकंड और फिफ्थ आंसर आपका किसमें है? सेकंड में। आई होप आप समझ गए होंगे यहां पर सेकंड में यहां पर आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, यहां पर कंपेयर करें विच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कंपाउंड दे रखे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करवा रखी। बच्चों आपने पहले क्वेश्चन में भी कंपेयर की थी, आपको ध्यान है? एक रूल इन्वेंट किया था वहां पर हमने, और वो रूल था नॉक्ड रूल। सबसे पहले क्या देखेंगे? न्यूट्रल। नंबर 2 पे क्या देखते हैं? ऑक्टेट। नंबर 3 पे क्या देखते हैं? नेचर ऑफ चार्ज। और नंबर 4 पे क्या देखते हैं? डिस्टेंस ऑफ चार्ज। जस्ट लुक हियर, इन तीनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। नॉक्ड रूल आपके सामने आ चुका है। आप देखें न्यूट्रल कौन है इन सारे स्ट्रक्चर में? जिसमें कोई चार्ज नहीं है। क्या पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल स्ट्रक्चर है? यस। तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे निकल चुका है। नंबर 2 पे क्या देखते हो आप? नंबर 2 पे क्या देखते हैं? ऑक्टेट। देखो ऑक्टेट, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखें यहां भी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है और इसका भी ऑक्टेट क्या है पर? कंप्लीट है। तो इसका मतलब आपका सेकंड पॉइंट यानी ऑक्टेट वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। नंबर 3 पे क्या देखते हैं? सी बोले तो नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज का नेचर देखें, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इधर भी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का नेचर क्या हो गया? सेम। तीसरा तीर भी आपका बेकार हो चुका है। अब चलते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 था बच्चों डिस्टेंस। आप अच्छी तरह जानते हैं अपोजिट चार्ज पास होना चाहिए और सेम चार्ज दूर होना चाहिए। क्या यहां पर दो अपोजिट चार्ज है? यस। इधर है, आप यहां पर देखें प्लस और ये माइनस, क्या अपोजिट चार्ज? और ये भी दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज। बच्चों आप देखें अपोजिट चार्ज पास होना मांगते हैं या दूर होना मांगते हैं? अपोजिट चार्ज का होना चाहिए, पास होना चाहिए। बच्चों यहां पर दोनों अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम है, जबकि ये दूरियां ले डूबेंगे इसकी स्टेबिलिटी को। थर्ड वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी सेकंड के कंपेयर में कम हो चुकी है, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के बीच में वहां डिस्टेंस ज्यादा हो चुकी है। क्या ऑर्डर क्लियर है? सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन सेकंड स्ट्रक्चर, देन थर्ड स्ट्रक्चर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 बोले तो स्ट्रक्चर फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड एंड सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर 2। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरली शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी एनसीईआरटी से बेस्ट चीज है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी आएगा तो गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। एक छोटी सी टेक्निक, एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया था, बहुत फनी सा, क्लास में आपको ध्यान होगा, और वही यहां पर हम अप्लाई करेंगे। कितने ही ढेरों क्वेश्चन आप स्टेटमेंट वाले कर सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी के। इससे पढ़ दें क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरली शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ इट इज नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, if it is superimposable on its mirror image, if it contain asymmetric carbon atom, it is non-polar। बच्चों एक बार कंपेयर करें, उसके पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटी सी टेक्निक आपको बताता हूं। पढ़ने पहले जो मेन जान स्टेटमेंट इसकी वो देख लें क्या है। फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिक एंड मस्ट फॉलो द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बस अगर कोई एक चीज बोले, एक वर्ड बोले, एक सिंगल टर्म बोले, तो वो होती है कि कंपाउंड मस्ट बी अनसिमेट्रिक। क्या होना चाहिए? कंपाउंड अनसिमेट्रिक। इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक छोटी सी ट्रिक है। कुछ टर्म आपने यहां पर लर्न की हुई, आपको पता है सिमेट्रिक। बच्चों इनके पैरेलल हमने कुछ टर्म लिखी हुई, आप देखिए ये अपनी मर्जी से लिखी हुई, लेकिन आपको परमानेंट याद हो जाएगी बात, हमेशा नीट के बाद भी याद रह जाएगी ये बात। आप देखिए सिमेट्रिक, एक इसका अपोजिट टर्म है अनसिमेट्रिक। ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिक का मतलब यहां लिया मिरर से, मिरर इमेज समझते हैं, मिरर से ना, और इधर ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ये मिरर के लिए एक्टिव नहीं है और ये मिरर के लिए एक्टिव है। सुपर इंपोज का मतलब होता है पूरी तरह से ढक लेना, पूरी तरह से कवर कर लेना। जैसे आपके पास दो एक ही सेम टाइप की दो कॉपी है, दो नोटबुक है, आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या वो एक दूसरे को कवर कर लेती है? यस, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। वो चीज कहलाती है सुपर इंपोज करना। लेकिन सोचें, क्या एक जग को, एक कप को आप कॉपी के ऊपर रखेंगे, नोटबुक के ऊपर रखेंगे, वो उसको पूरी तरह से कवर कर पाएगा, ढक पाएगा ना? तो ये चीज कहलाती है नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या कहलाती है? नॉन सुपर। सुपर इंपोज पूरी तरह से कवर कर लेना, नॉन सुपर इंपोज पूरी तरह से कवर
न कर पाना। मेरे ख्याल से टर्म का आइडिया हो गया थोड़ा सा। अब हम इनके पैरेलल कुछ टर्म है जो हम अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। बच्चों सिमेट्रिक का मतलब, जैसे सिमेट्रिक सुनने को मिलता है दिमाग में क्या होता है? स्मार्ट। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है दिमाग में? स्मार्ट। जैसे कोई बंदा स्मार्ट है, सिमेट्रिक मतलब स्मार्ट, और अनसिमेट्रिक मतलब स्मार्ट नहीं है। बच्चों ऑप्टिक का मतलब हमने यहां किससे लिया? मिरर से। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मिरर के लिए इनएक्टिव, ऑप्टिकली यानी मिरर के लिए क्या है? एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब मिरर के लिए एक्टिव है। सुपर इंपोज अभी मैंने बताया, पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से कवर कर ले तो क्या हो गया? सेटिस्फाई। और पूरी तरह से न ढक पाए तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, नॉन सुपर इंपोज। सोचो कितनी आसान बात है, आप अच्छी तरह जानते हो। अगर किसी बंदे को पता हो कि वो स्मार्ट हो, क्या हो वो? स्मार्ट हो। स्मार्ट लोग कभी भी मिरर नहीं देखते हैं। स्मार्ट लोग मिरर के लिए हमेशा क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। यानी स्मार्ट लोग हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिरर नहीं देखते, मिरर के लिए इनएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं स्मार्ट लोग? क्योंकि स्मार्ट लोगों को पता है कि वो स्मार्ट है तो स्मार्ट दिख रहे होंगे, यानी वो अपनी मिरर इमेज से क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं, सुपर इंपॉसिबल होते हैं। एक बार वापस से बात करते हैं, स्मार्ट लोग मिरर के लिए क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, मिरर नहीं देखते क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज से क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? ऑल द सिमेट्रिक एलिमेंट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दे आर सुपर इंपोज ऑन देयर मिरर इमेज। स्मार्ट लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मिरर के लिए इनएक्टिव होते हैं, मिरर नहीं देखते क्योंकि अपनी मिरर इमेज से क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। अपोजिट वे पे देखें, दूसरे एंड पे देखें, जो लोग स्मार्ट नहीं है, जो लोग स्मार्ट नहीं है वो बार बार क्या करते हैं? मिरर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो कहीं बुरे तो नहीं लग रहे हैं, बुरे तो नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मिरर क्यों देख रहे हैं? ऑप्टिकली क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज से सेटिस्फाई नहीं है, नॉन सुपर इंपॉसिबल है। क्या हम ऐसा बोल दें कि जो लोग स्मार्ट नहीं है, अनसिमेट्रिक है, वो ऑप्टिकली यानी मिरर के लिए एक्टिव है क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज से सेटिस्फाई नहीं है, नॉन सुपर इंपॉसिबल है। इसका मतलब कंक्लूजन इज दिस, ऑल द अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव एंड आर नॉन सुपर इंपॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। क्या बात क्लियर है? अब वापस चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नेसेसरली शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ इट इज। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए? इज नॉन सुपर इंपॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। बच्चों ये आ गया आपकी पहली ट्रिक में। आप देखें जरा, ये लिखा हुआ है यहां पर, जो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑल द अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा जो स्मार्ट लोग नहीं होंगे वो बार बार मिरर देखेंगे क्योंकि वो अपनी मिरर इमेज से क्या है? नॉन सुपर इंपॉसिबल है। तो पहला ही स्टेटमेंट मैच हो रहा है आपका। An organic molecule necessarily show optical activity if it is non-superimposable on its mirror image. Optical active होने के लिए वो अपने mirror image पे कभी भी superimpose नहीं होगा, अपने दर्पण प्रतिबिंब पे कभी भी अध्यारोपित नहीं होगा. So the correct answer of this question is answer number 1. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसके डिफरेंट बॉन्ड को टैग किया हुआ है और पूछा हुआ है विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज मिनिमम बॉन्ड डिसीजन एनर्जी, यानी बॉन्ड डिसीजन एनर्जी सबसे कम किसकी है, कौन बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, कौन ब्रेक होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है. तो हम एक काम करते हैं, इन सारे बॉन्ड को ब्रेक करके इनका रिजल्ट देख लेते हैं. जैसे आपने फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये रिजल्ट बनेगा, ये रेडिकल बनेगा. देखिएगा जरा आप, ये फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया तो ये रेडिकल बनेगा नहीं बनेगा, देखें आप, ये रेडिकल बना. सेकंड बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये रेडिकल बना. थर्ड बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये रेडिकल बना. फोर्थ को ब्रेक किया तो ये रेडिकल बना. एक बात बताओ बच्चों, हमारे पसंद के काम को करने में जोर ज्यादा आता है हमें, या नापसंद काम को करने में जोर ज्यादा आता है? पसंद का काम होता है तो फटाफट हो जाता है, पसंद को काम करने में कोई जोर नहीं आता. कितनी आसान बात लिखी हुई है, बॉन्ड डिसीजन एनर्जी इज इनवर्स टू स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग रेडिकल. बनने वाले रेडिकल की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होकर वो रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड खुद ही ब्रेक होने के लिए तैयार बैठा. बोलो हाँ या ना? क्लियर है बात यहां तक? तो बच्चों आप देखें, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल देखना पड़ेगा. जिस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो जो बॉन्ड है उस रेडिकल के बनने के लिए वो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा और बहुत कम एनर्जी देने पे ब्रेक हो जाएगा. आप देखें इन रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, ये रेडिकल रेजोनेंस भी इसका डबल बॉन्ड के साथ, और अल्फा हाइड्रोजन का नंबर भी ज्यादा है, 3 इधर है 2 इधर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है. इधर देखें तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे रेडिकल है और डबल बॉन्डेड कार्बन पे, अनसैचुरेटेड कार्बन पे कभी भी रेडिकल स्टेबल नहीं होता. आगे चलें, ये रेडिकल जो है थर्ड बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद बना है और इसमें आप देखें रेजोनेंस है, बट अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कम है, हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा और कम है. इसमें देखें तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है. अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल, सबसे आसानी से बनने वाला रेडिकल कौन सा है? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है? फर्स्ट वाला. तो फर्स्ट रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा. और जिसकी रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसीजन एनर्जी सबसे कम होगी. वो बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, उतनी आसानी से टूट जाएगा, उतनी ही कम एनर्जी देने पे टूट जाएगा. तो यहां पर जो बॉन्ड डिसीजन एनर्जी है वो फर्स्ट वाले बॉन्ड की क्या आने जा रही है बच्चों? सबसे
कम होने जा रही है। मिनिमम बॉन्ड डिसीजन एनर्जी पूछा है इसने। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th ईयर, यानी फर्स्ट बॉन्ड सबसे आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं आप स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल निकालकर। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखेंगे, करेक्ट डिक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ कंपाउंड इन एक्वस मीडियम। बच्चों जलीय माध्यम में प्रोटोनीकरण की दर देख रहे हैं, सीधा आंसर। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन कई बार आ चुका और कई बार और नीट में आने वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है सीधा सीधा, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोन बोले तो H+ एंड एडिशन ऑफ प्रोटोन इज व्हाट, प्रोटोनेशन। अच्छा, डी प्रोटोनेशन इसकी अपोजिट टर्म होती है। डी प्रोटोनेशन मतलब H+ का निकलना, H+ का निकलना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, तो H+ का जुड़ना मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है आपको इन अमाइन की। यहां पर बहुत ऑब्वियस है बच्चों, H+ कब आएगा, जब देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो माइनस वहीं आएगा, प्लस वहीं आएगा जहां पर माइनस का क्या होगा, एक्सिस होगा, माइनस डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ निकाल ली जाए अमाइन की, वही इनका रेट ऑफ प्रोटोनेशन होगा। रेट ऑफ प्रोटोनेशन हमने सिंप्लीफाई कर दिया चीज को, रेट ऑफ प्रोटोनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। कंपाउंड के एक पॉइंट और यहां देखना है आपको, एक्वस सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है, अगर वो ना भी दे एक्वस सॉल्यूशन तब भी आपको अंडरस्टूड है किसमें मानना है, एक्वस सॉल्यूशन में ही कंसीडर करके करना है। अगर उसने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट तो बात एक्वस सॉल्यूशन की चलेगी, वो दे तब भी और अगर एक्वस ना दे तब भी। तो एक्वस सॉल्यूशन में बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन में 2 डिग्री यानी डाइथाइल अमाइन सबसे पहले आता है, फिर ट्राइथाइल अमाइन आता है, फिर इथाइल अमाइन आता है, और एनिलीन में तो आपको पता है ये तो नो डाउट अमाइन के बाद ही आएगा, क्योंकि इसके जो लॉन पेयर है ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये तो पार्शियली डीलोकलाइज होंगे, जबकि स्टार्टिंग वाले तीनों में कोई रेजोनेंस नहीं है, दे ऑल हैव लोकलाइज लॉन पेयर। बस इनमें कंपैरिजन की बात करें तो प्रोटोनेशन 2 डिग्री का ज्यादा होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। फिर 3 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री आता है। ये इथाइल के केस में एक इसी से हटके थोड़ी एक और चीज मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट और नीट में आ चुकी है कई बार, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन इन एक्वस मीडियम। बच्चों ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और 0 डिग्री वैसे कुछ नहीं होता, हमने अमोनिया को 0 डिग्री बोल दिया जस्ट कंपेयर करने के लिए ऑर्डर को। अगर आपके आर की जगह उसने इथाइल ग्रुप दिया हुआ है, कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, इथाइल, तो बच्चों यहां पर कौन सा डिग्री अमाइन सबसे पहले आएगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर कौन आएगा, 0 डिग्री। लेकिन अगर आर की जगह उसने क्या दे दिया, CH3, तो 2 डिग्री तो एज इट इज सबसे आगे आता है, लेकिन उसके बाद कौन आएगा, 1 डिग्री, फिर उसके बाद कौन आएगा, 3 डिग्री, और फिर 0 डिग्री। इस जगह थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको मेंशन करें, ध्यान रखें, ये एग्जाम में आ भी चुका है और आने भी वाला है आने वाले टाइम में, तो ध्यान रखेंगे ये अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो प्रोटोनेशन का भी सेम ऑर्डर होगा बच्चों, रेट ऑफ प्रोटोनेशन 2 डिग्री इथाइल की ज्यादा होगी, फिर 3 डिग्री, फिर नॉर्मल इथाइल अमाइन, और सबसे कम किसकी होगी, एनिलीन की, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर अवेलेबल नहीं मिलेगा, H+ जब आएगा यहाँ, और इसीलिए प्रोटोनेशन का रेट इसका सबसे कम होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो 4th आंसर। बच्चों इस यात्रा में, इस जर्नी में आ चुके हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन तक, और लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे रिलेटिव कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक करके देखिएगा। GOC 1 में से एरोमेटिसिटी भी कई बार चेक करवा ली जाती है, आज से 2-3 साल पहले क्वेश्चन कंटिन्यू आया था इससे, देखें जरा यहाँ पर, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 है, ये कंपाउंड के लिए दिया हुआ है, कैन गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3 बट दिस कंपाउंड कैंट गिव। बच्चों इस कंपाउंड में AgNO3 के साथ PPT आएगा, जबकि उसके साथ PPT नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक एक करके चेक कर लिया जाए। यहाँ पर सबसे पहले देखें, पहला इस कंपाउंड को AgNO3 से रिएक्ट कराया, AgBr निकल गया, क्यों निकला होगा, Br माइनस जल्दी बना होगा, तो ऑब्वियस है अगर Br माइनस जल्दी बना होगा तो यहां पर इस कार्बन पे प्लस भी जल्दी आया होगा, और ये प्लस आया होगा तो कोई वजह रही होगी, और वो वजह आप देखें यहां पर ये कंपाउंड स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, और ये स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से इसको जाना जाता है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। तो क्या इसका फ्यूचर यहां पर, इसका भविष्य यहां पर उज्जवल है? हाँ बच्चों, इसका फ्यूचर यहां पर ब्राइट है, क्योंकि यहां पर एरोमेटिक स्टेबिलिटी मिल चुकी है, लेकिन इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी तो बहुत टाइट है। आप देखें यहां पर Br इतनी आसानी से नहीं हटेगा, क्योंकि इसके हटने के बाद इसका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि ये जो केटायन बन रहा है ये एंटी एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें रेजोनेंस के साथ, और एंटी एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप ही बताएं कौन सा कंपाउंड, कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल है, या जिसमें लेस स्टेबल है? जिसमें स्टेबल है, और इसीलिए इस कंपाउंड में AgBr का PPT ये देगा और ये नहीं देगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया हमारा। आगे चलते हैं जरा पिछले स्टेटमेंट पे वापस। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है इन सारे कंपाउंड में। बच्चों आप कंपेयर करें बेसिक स्ट्रेंथ, यहां पर अभी बात हुई हमारी, बेसिक कौन ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ज्यादा। किसके पास ज्यादा होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होंगे या रेजोनेंस में कम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अगर आप यहां देखें तो इनके इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नेचर आपके सामने। बच्चों आप देखें यहां पर नाइट्रोजन का लॉन पेयर पार्शियली डीलोकलाइज रेजोनेंस में बिजी है,
चलो ठीक है, इधर देखें तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो हमेशा ही CO के साथ बिजी रहेगा, और भैया की तो बात ही क्या करें बच्चों, ये तो इस CO के साथ भी बिजी रहेगा और इस CO के साथ भी बिजी रहेगा। आप ही बताएं कौन सा नाइट्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, वो एनिलीन है। उसके बाद कौन आएगा आपका, ये अमाइड आएगा, और उसके बाद में डाइअमाइड में तो नाइट्रोजन के लोन पेयर CO के साथ ऑल द टाइम बिजी रहेंगे, कभी ऊपर वाले के साथ कभी नीचे वाले के साथ। हमने लिख दिया कंप्लीटली डिलोकलाइज है, इसका मतलब वो रेजोनेंस के लिए कभी भी अवेलेबल, इसका मतलब वो डोनेशन के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और जब डोनेशन के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे तो नो डाउट बेसिक स्ट्रेंथ उनका सबसे कम होगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे यहां पर ये जो ऑर्डर दे रखा है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का इन कंपाउंड की। आगे चला जाए इसके बाद अगले कंपाउंड में, दिस कंपाउंड कैन रिएक्ट विद CH3CH2 O-Na+ एंड गिव एरोमेटिक स्पीशीज। बच्चों यहां पर ये बेसिक कंपाउंड है, और इससे जब रिएक्ट कराया तो ये बोल रहा है एरोमेटिक स्पीशीज बननी चाहिए। चेक कर लिया जाए एरोमेटिक स्पीशीज का बनना, ये देखिए रिएक्शन हुआ और ये इसका एनायन बना। आप देख रहे हैं ये एनायन एरोमेटिक हो चुका है, रिंग के अंदर 6 pi इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस है, प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एरोमेटिक स्पीशीज बन चुकी है एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू। ये स्टेटमेंट भी इसका ट्रू है। इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, इसके चेक कर लिया जाए। ये बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट में दिस कंपाउंड हैज लेस रोटेशन बैरियर देन दिस कंपाउंड। ये कैसे चेक किया जाए यार, रोटेशन बैरियर तो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा जब दोनों रिंग के बीच में, तभी रोटेशन हो पाएगा ना, डबल बॉन्ड में तो हिंड्रेंस हो जाते हैं ना, हिंडर्ड रोटेशन आप बोलते हैं उसको यहां पर। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर कब आएगा, जब आप इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के देखेंगे। शिफ्ट करा लिया लीजिए हमने यहां पर, और जैसे हमने शिफ्ट कराया बच्चों आप देख रहे हैं ये रिंग ट्रोपोलियम कैटायन हो चुकी है, एरोमेटिक होने की वजह से स्टेबल हो चुकी है, और ऊपर वाली रिंग भी एरोमेटिक होने की वजह से स्टेबल हो चुकी है। यानी ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होते ही क्या इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, दोनों रिंग एरोमेटिक हो चुकी है। यस, इधर अगर आप देखें आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराया, एक रिंग एरोमेटिक हुई है पर दूसरी रिंग एरोमेटिक नहीं है। आप बताएं बॉन्ड शिफ्ट होने से किस कंपाउंड को ज्यादा फायदा हुआ, किस कंपाउंड की यहां पर दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, फर्स्ट वाले की। तो आप ही बता दें डबल बॉन्ड सिंगल में किस में ज्यादा बदलेगा, पहले वाले में जिसमें डबल सिंगल में ज्यादा बदलेगा। बच्चों उसमें फ्री रोटेशन की टेंडेंसी ज्यादा आ जाएगी, आसानी से रोटेशन होगा, हिंड्रेंस कम होगा। तो हमने लिख दिया इस कंपाउंड में हिंड्रेंस का जो रेट है उस कंपाउंड के कंपेयर में कम है, तो हम बोल सकते हैं कि लेस रोटेशन बैरियर इसके अंदर है, क्योंकि मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है सेकंड कंपाउंड के कंपेयर में। तो आप समझ सकते हैं यहां पर अब इस बात को। आ जाए अब यहां पर आप बच्चों आप देखें ये लेस रोटेशन बैरियर वाला कंपाउंड है उसके कंपेयर में। आई होप आप समझ गए यहां पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हुए। पहले में एरोमेटिसिटी हमने चेक कर ली, दूसरे में फिर से एक और बार बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लिया, तीसरा फिर से एरोमेटिसिटी के लिए, और चौथा एक अलग हटके प्रॉपर्टी है जिसमें एरोमेटिसिटी का एनर्जी बैरियर या रोटेशन बैरियर से हमने रिलेशन देख लिया। तो चारों स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल, यानी A B C D, यानी द आंसर इज करेक्ट आंसर इज आंसर थर्ड हियर। इस तरह से बच्चों हमने यहां पर ये जो कुछ लिमिटेड टाइम में जो टाइम लिमिटेशन थी उनके अंदर GOC के बहुत इंपॉर्टेंट से कुछ टॉपिक्स को टच करने की कोशिश की है। आई होप ये जो टॉपिक आप यहां पर पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड चीजें, इनसे डायरेक्ट कुछ चीजें आपको एग्जाम में मिले, क्योंकि जितना किया जाए उतना कम है। और वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं मंजिलें मिलेंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।